Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and since I posted my last video, I have been getting many messages about the important topics for medicine. So here it is. This video is specially for medicine. I thought I should start with the main subject. That would be better because if you will start medicine now, then only you will be able to finish it in the left amount of time. So let's get started. सबसे पहले मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इस तरह से प्लान किए हैं कि हम सिस्टम वाइज अप्रोच करेंगे तो इजी रहेगा। पूरी मेडिसिन कवर करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो इट्स बेटर कि आप सिस्टम वाइज अप्रोच करो और मेडिसिन को ख़त्म करो, और जो ये पैनिक रहता है मेडिसिन को लेके उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कार्डियोलॉजी की। कार्डियोलॉजी ही ऐसा सिस्टम है मेडिसिन का जिसमें सबको कन्फ्यूजन आने लग जाती है कि पढ़े ना पढ़े, याद नहीं रहता। इसके बहुत ज़्यादा सिक्योर सा रहता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया था कि कार्डियोलॉजी इतना बुरा नहीं है जितना हमें लगता था। इसमें एक स्पेसिफिक है कार्डियोलॉजी में, ईसीजी का टॉपिक जो आता है ना, वो इतना क्रिएट करता है प्रॉब्लम कि हमें बहुत डाउट होता है कि सही है या नहीं, याद होगा नहीं होगा। तो बेटर है, मैं ये स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ईसीजी भी इम्पॉर्टेंट है बट वो नहीं याद रहता, कन्फ्यूजन रहती है। जिनको आता है वेरी गुड, वेल डन, बट जिनको मुश्किल होती है तो प्लीज़ अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करो और ईसीजी को छोड़ दो अभी के लिए। लेट्स डू व्हाट आर अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इन कार्डियोलॉजी। ओके, सो सबसे पहले WPW सिंड्रोम एंड LGL सिंड्रोम। ये टॉपिक ना बहुत ही ईजी है और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, और एक चीज़ मैं मेडिसिन के लिए आपको बताना चाहती हूँ। मेडिसिन ना वन वर्ड का खेल होता है। आपने वर्ड्स पकड़ लिए ना क्वेश्चन में, तो आप आंसर 1 मिनट में ढूंढ लोगे। आप जाके चाहे जहन वाला पेपर भी चेक कर लो, उसमें जो भी मेडिसिन के क्वेश्चंस होंगे उसमें ना वो वर्ड्स हैं, वो आपने 1-2 वर्ड्स आपने कैच किया और आपका आंसर 1 मिनट में मिल जाएगा। तो वही चीज़ इसमें है, इसलिए मैंने ये ना चार्ट अपने नोट्स के इसमें एडअप किए हैं जिससे आपको थोड़ा ईजी हो जाए कि कुछ भी नहीं कर रहे मेडिसिन में, बहुत कन्फ्यूजन है, तो एटलीस्ट ये कर लोगे तो भी हो जाएगा मेडिसिन के क्वेश्चन। सो सबसे पहले देखो, ये WPW सिंड्रोम एंड LGL सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों इनका ना कैसे कंपैरिजन करके आपको याद रखने के लिए, क्योंकि सिंगल सिंगल पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, भूल जाते हैं थोड़ा। जब आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो, इसका ट्रीटमेंट, ड्रग ऑफ चॉइस, ये ही दोनों का सेम है, बस ऐसे इजीली याद हो जाएगा कि 2 टॉपिक कवर हो गए आराम से। नेक्स्ट देखेंगे हार्ट साउंड। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, बट ट्रस्ट मी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये बस रट्टा मारना है इनका आपने कि एनाक्रोटिक पल्स दिखती है हमें इसमें, आर्टिक स्टेनोसिस में, HOCM में हमें बाइफ्रिंजिस पल्स मिलती है, AR में हमें कॉरिगन पल्स मिलती है। बस इसको लर्न कर लो, रट्टा बजाना है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना वन वर्ड का खेल है। आप वर्ड पकड़ते ही आपको एकदम आंसर पे ले जाएगा। तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट इसको रट लोगे, फिर MCQ करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट PSVT, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये टॉपिक ना बहुत ही अच्छे हैं, मतलब ये पेपर में आते ही हैं। आप अब चाहे PYQs में भी देखोगे ना, ये PSVT तो मोस्टली मैंने देखा है कि MCQs में है ही, और इवन मेरे एग्जाम में भी आया था। तो इनका आपने बस मेन क्या करना, आपने ड्रग ऑफ चॉइस तो पता होनी चाहिए, या ट्रीटमेंट ऑफ लाइन हम पता होना चाहिए कि मेन ये है। तो मैंने ये ऐसे चार्ट बनाया था कि जो मेरे टिप्स पे रहे मोटा मोटा कि हाँ ये है, ये है, ये है, इसका ये ट्रीटमेंट है, दैट्स इट। और एक इनकी ऐसी दिखती है ECG लाइंस, तो ये मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म में ऐसे बनाया है कि मुझे पता चल जाए। और ये ना PSVT का अगर आप देखोगे तो जब मारवा सर ने ये पढ़ाया है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया था कि एक लेडी है, वो टी कॉफ़ी का डेली कंजप्शन करती है, उसको ऐसा फील होता है, उसकी हार्ट रेट बहुत तेज़ होती है। तो जब वो पढ़ा रहे होते हैं ना और समझाएंगे सर आपको उसमें, अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं सपोज, स्पेशली इन टॉपिक्स को, तो आपको खुद ही रिलेट होगा। अच्छा, और वही एग्जैक्ट वैसा ही लैंग्वेज वो एग्ज़ाम में भी दे देते हैं, तो आप और जल्दी कैच कर पाओगे। तो इनको मत छोड़ना, ये आसानी से हो जाते हैं। जो नहीं हो सकता ना, वो मैं बोल दूँगी कि मत अपने आप को कॉम्प्लिकेट करो या फंसाओ, पर एटलीस्ट जो आप कर सकते हो ना उसको तो मत छोड़ना। ठीक है, ये सच में आसान टॉपिक है, तीनों ये हो जाएंगे। बस एक बार पढ़ो इसको ना, हिंदी वीडियो से पढ़ोगे ना सर की, तो और समझ आएगा अच्छे से
कि क्या है। इसको ऐसे बहुत रट्टा मारोगे तो नहीं, तो मुश्किल लगेगा, पर एक बार इसको समझ लोगे ना, अच्छा ऐसे केस सिनेरियो बताते हैं सर ना पढ़ाते हुए, तो अगर आप उसको समझ जाओगे ना तो ये हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट में इसको पढ़ना और फिर एमसीक्यू करके देखना, इजीली हो जाएंगे। इसी में आता है हमारा आर्टियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर भी। ठीक है, बहुत आसान सा है, अगर कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो छोड़ देना, पर मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी कि पढ़ लेना, इतना मुश्किल है नहीं। इसमें भी ज़्यादा लगेगा तो पीएसवीटी को तो ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट अप कार्डियोमायोपैथीज। ये देखो, कार्डियो की बात करूँगी ना अभी भी, पर ये जो ये 3 टॉपिक है, ये वाला तो स्पेशली मैं हाईलाइट करूँगी। ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, और इतना मतलब आप जब किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं ना बनती है, तो जब आप उसका डायग्राम देखोगे ना, ऐसे हार्ट का होता है प्रॉपर, कि वो अंदर से ऐसे बनाना शेप बन जाता है हार्ट, और नहीं जा पा रहा आपको ब्लड प्रॉपर से, तो ये इसमें दिखाएगा आपको, नोट्स में सर ने सब दे रखा है। ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाता है, और इसको अगर आप याद कर लोगे, ये ना टॉपिक आ जाता है आराम से, और इसमें कुछ ईसीजी वाला नहीं है, कुछ ज़्यादा वो हमारा जो रिगर्गिटेशन और ये जो हमें कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ना, जो मुझे लगता था एक्चुअली, तो ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि इसमें ना कुछ नहीं है, एक पैथोलॉजी सी है कि ये हो जाता है, इससे ये प्रॉब्लम आती है, उसका ये ट्रीटमेंट है, दैट्स इट। तो ये कार्डियोमायोपैथीज ऐसे वाला है, आप कर लेंगे, ट्रस्ट मी, मैं वही बता रही हूँ जो हो सकता है, एक्स्ट्रा मैंने नहीं बोला है। ठीक है। कंजस्टेड हार्ट फेलियर, ये भी बहुत क्यूट सा सिंपल सा टॉपिक है, इसको इसी चार्ट से पढ़ लोगे तो आसान रहेगा। लेफ्ट राइट का अपने आप इमेजिनेशन होने लग जाएगी जब पढ़ लोगे, कुछ नहीं है इसमें बिग डील। ठीक है। पेरिकार्डाइटिस, ये भी मैं ना हाईलाइट करूँगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, ये अभी जैन में आया है एग्ज़ाम में, तो ये बहुत अच्छे से टॉपिक है और ये आ जाता है, आपने बस इसको ना समझना है। ठीक है, कि पेरिकार्डाइटिस क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये बहुत आसान से टॉपिक है, और अगर मुश्किल होता है आपको पढ़ने में तो आप ये इस फॉर्म में पढ़ सकते हो, चार्ट के फॉर्म में। मैंने ये चार्ट्स इसलिए स्पेसिफिकली दिए हैं क्योंकि मैंने इनको पढ़ लिया, इनको समझ लिया, अब इनको याद रखने के लिए बार बार शॉर्ट में चार्ट्स होते हैं कि डिफ्रेंशिएट कर लो, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, ईजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये मेरे नोट्स की ही इमेजेस हैं, ये मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा था अपने टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, और ये मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, इवन कार्डियक टेम्पोनेट की ना इमेज आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका मेडिसिन और पैथो दोनों में कवर होता है। ठीक है, तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार रिवाइज भी होगा, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये मेडिसिन वाला टॉपिक है, ऐसे स्पेसिफिक बहुत कार्डियो वाइब्स नहीं आएगी इसमें। इसका जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ड्यूक्स क्राइटेरिया, यही रट लो, कई बार तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो ड्यूक्स क्राइटेरिया इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस का होता है, और उसकी ये इमेजेस भी कई बार पूछ लेते हैं कि किस में दिखता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है मेडिसिन टाइप वाला कि आप इसको बस लर्न कर लो बाय हार्ट। ये पूरा इसी का ही है। फिर ये रोमैटिक हार्ट डिसीज़, इसमें आता है जोन्स क्राइटेरिया हमारा, ये भी सेम इम्पॉर्टेंट है, अच्छा सा टॉपिक है, इसमें पूरा पूछ लेते हैं कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, ये मोस्टली आईवी ड्रग यूज़र्स में देखा जाता है, बहुत अच्छा है, ये हो जाएगा। सॉरी आईवी ड्रग यूज़र्स इसमें देखा जाता है हमारा एंडोकार्डाइटिस में। ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में जोन्स क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को याद कर लेना, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, अब कार्डियो ना हमारी इतनी ही है, कार्डियो का मेन इतना सा ही है, अगर आप इनको पढ़ लोगे ना, चाहे ना इनको सॉरी इनको इतना कॉम्प्लिकेट मत करना, बस जितने जितने जैसे ये इन्फेक्शन एंडोकार्डाइटिस और आप रूमेटिक हार्ट डिसीज, इन दोनों का एक चार्ट बना लेना कि ये दोनों ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये है, इसका एक चार्ट हो गया कि ये चार्ट पढ़ ली, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डीप में मत जाना इन टॉपिक्स के, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा भी पकड़ लोगे ना आप, तो मोटा मोटा क्वेश्चन ही आप वर्ड से कैच कर लोगे आंसर, इतना लेंदी क्वेश्चंस भी नहीं आते कि आप बहुत ज़्यादा फंस जाओ कि आपको डिटेल पता होना चाहिए, वो बस 1-2 वर्ड्स आपको क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे, आपने उन्हें कैच कर लिया कि अच्छा हाँ ये इसमें सीन होता है, फटाक से आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो कॉम्प्लिकेट मत करना, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से अच्छे से पढ़ लेना, जो एटलीस्ट नोट्स में मोटा मोटा दे रखा है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस कार्डियो हो जाएगी, ट्रस्ट में ये आएंगे क्वेश्चन 100% श्योर।
नेक्स्ट बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी की। एंडोक्राइनोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायबिटीज़, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे छोड़ के जाना खुद ही रिस्क लेने वाली बात है, ठीक है। ये मैंने ना छोटा छोटा चार्ट बना लिया था कि मैं भूलूँ ना, तो मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है यहाँ की। जिसको भी ये यूज़फुल लगता है वो यूज़ कर सकता है, और अगर किसी को ये चाहिए हो प्रॉपर इमेजेस इनकी तो मुझे बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इनको भी ऐड कर दूँगी, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे स्पेशली ना शॉर्ट नोट्स में मैंने लिखा था, मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में भी कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मैंने मेडिसिन के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे कुछ कुछ उसकी, जैसे डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट था। ये जो वैल्यूज़ होती है ना छोटी मोटी सी, हम कई बार भूल जाते हैं, हो जाता है, तो मैंने इसलिए इसको लिखा था कि जब मैं फटाफट कभी रिवाइज़ करूँ तो मैं इसको कर लूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे सकते हैं और दे भी देते हैं ये वैल्यू का ही। फिर हमें नहीं पता हो ना, फिर कन्फ्यूजन लगती है, तो इट्स बेटर है कि आप इनको बार बार रिमाइंड रखें अपने दिमाग में और याद रहे, ठीक है। फिर ये डायबिटीज़ में ही ये चारों टाइप्स आते हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये मेन है, इसलिए मैंने ये प्रॉपर इस वे में बनाया था कि स्पेसिफिकली इस टाइप 1 में इंसुलिन को क्या होता है, बीटा सेल्स का क्या होता है, उसमें किस में नॉर्मली होते हैं, किस में कम हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन किस में होती है, फिर क्यों होती है, वो रीज़न भी मैंने सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट लाइन में लिख दिया था। कि मैंने बोला ना, क्योंकि मैंने जितने MCQ प्रैक्टिस किए मैंने यही सीखा उसमें कि वो वर्ड्स देते हैं, अगर हमने वर्ड कैच कर लिया आंसर आ जाएगा। और ये इसलिए मैंने ये ऐसे ना रीजंस इनका लिखा था कि वाई ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसकी वजह से, HLA-DQ2 की वजह से और 3 की वजह से भी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है उसका, इंसुलिन। ऐसे ही टाइप 1.5 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, तो वो सब लिखने से शॉर्ट में रिवाइज होता है फटाक से, तो ये इसलिए हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है तो डू यूज़ इट, ठीक है। एक और ये चार्ट है हाइपरग्लाइसीमिया का, ठीक है, ये मैंने बनाया था कि ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि DK ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCQ आता ही आता है इसका, ठीक है। फिर ये इसी से रिलेटेबल टॉपिक्स है, ये हाइपर ऑस्मोलर कोमा और लैक्टिक एसिडोसिस, तो ये चार्ट रटोगे तो अपने आप ये भी आ जाएगा, और ये इनका ट्रीटमेंट है। ये फास्ट रिविजन के लिए होता है, 1 मिनट में आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया। ऑलराइट, थायराइड ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मेडिसिन में ये चीज़ें हैं जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, और अगर आपने मेडिसिन से पढ़ ली तो आपके जब आप पैथोलॉजी रिवाइज करोगे ना तो वहाँ पे आपका फर्स्ट फटाफट हो जाएगा। इवन डबल रिवीजन होता है ऐसे करने से ना, आपका पैथो भी कवर होगा और आपका मेडिसिन भी कवर होगा। और मेरे संग यही होता था, मैं जब पैथो कर रही होती थी तो मेरा फास्ट होता था, या फिर मेडिसिन करती थी तो भी मेरा फास्ट होता था रिविजन, कि अच्छा थोड़ा वहाँ से याद रह गया, थोड़ा यहाँ से याद रह गया, रिवाइज हो गया एट दी एंड, ठीक है। थायराइड में हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब आप इससे कहोगे कि इंपॉर्टेंट किस सेंस में, इसका ना ये कुछ भी पूछ लेते हैं, कितनी बार ये नॉर्मली पूछ लेंगे आपको सिम्टम्स देके कि हाइपरथायरॉयडिज्म के जो जो सिम्टम्स है वो सब दे दिए कि क्या है, या हाइपो के बता देते हैं वेट गेन हो रहा है, ऐसे हो रहा है। नहीं तो वो लोग ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं कि किसका ट्रीटमेंट क्या दोगे, बहुत आसान सा होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी। इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत डीप में मत जाना, कन्फ्यूज़ हो जाओगे या इस टाइम पे नहीं याद रख पाओगे। तो इस टाइम पे सबसे आसान यही है कि सिंपल हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म, और कंपैरेटिव करके पढ़ोगे ना तो दो दो टॉपिक कवर होंगे एक साथ, कि किसमें क्या बढ़ रहा है किसमें क्या घट रहा है, सिंपल। और उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, बस मेन यही पूछते हैं। आप खुद सोचो ना क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, स्टोरी बना देंगे, एक लड़का है या एक लेडी है उसको वेट गेन हो रहा है, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे क्वेश्चन, बस ऑटोमेटिकली वो ना ही पूछेंगे क्या है। सपोज कि वो डायग्नोसिस ना पूछे आपसे कि वो हाइपरथायरॉयडिज्म है, वो डायरेक्ट पूछ लें कि इस कंडीशन का ट्रीटमेंट ऑफलाइन क्या होगा, हम समझ जाएंगे हमें थायरॉक्सिन देनी है, ख़त्म बात। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो ऐसा ही पूछेंगे, इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे ही नहीं जितना हमें लगता है, ठीक है। फिर ये मैंने एक वो छोटा सा चार्ट बनाया था जिसमें मैंने इनका ड्रग ऑफ चॉइस लिख लिया था कि DKA का ये होता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में। तो बस एक छोटा सा रट्टाफिकेशन के लिए ताकि फटाफट याद होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव एड्रिनल ग्लैंड, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। और एक बात और, यही ना जब आप आशीष सर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी सारे सिस्टम्स आएंगे, तो आपका फिर रिवीजन होगा मेडिसिन का भी और पैथो का भी। तो ये टॉपिक ना आपका, यही टॉपिक्स जो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ ये आपके तीनों सब्जेक्ट्स में कवर होंगे बार बार, और आपका हर बार रिवीजन होगा। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ बहुत डीप में मत जाना, आपको
नॉर्मली पता होना चाहिए कि अच्छा फियोक्रोमोसाइटोमा है, ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, और इसका एक ट्रायड होता है, वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो वो ट्रायड आपको बाय हार्ट रटा होना चाहिए कि अगर वो 3 सिम्टम लिख दिए उन्होंने, जो मोस्टली ऐसा होता है, आप 1 मिनट में कैच कर लो कि ये तो फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रायड है, आंसर निकल गया, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, बस ये 4 चीज़ 5 चीज़ आप पढ़ लोगे, आपका हो जाएगा। कोई बड़े बड़े प्रोसेस नहीं पूछेगा जल्दी से, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ये तो ऑलमोस्ट ऐसे हम कह सकते हैं बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। ये 100% MCQ वाला टॉपिक है जो आता ही आता है, ठीक है। इस टॉपिक को तो आप बाय हार्ट रट लेना। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉन्स एंड एडिशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें क्या है, आप ना इसको भी वैसे ही याद करोगे कंपैरिजन बेसिस पे, तो बहुत आसानी से याद होगा। नहीं तो सेपरेट सेपरेट ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉन्स, एडिशन, कशिंग, ये सब एक जैसे लगते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है अगर आपका थोड़ा भी बेस हिला डुला हुआ है तो। इसलिए कंपैरिजन करके पढ़ोगे बहुत आसान लगेगा। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, कई बार पूछा होता है ये वाला भी, बट मोस्टली ये वाला मैंने बहुत MCQs में देखा है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस इसका पूछा होता है। तो बस इसको रट लो, और मैं फिर आपको बोलूँगी कंपैरिजन करके याद करना। आपका 2-2 टॉपिक एक एक बारे में होंगे। अगर हो सकता है आप एक एग्जांपल ले लो कि एडिसन्स का पूछा हुआ है, और आपको ना एडिसन डिसीज़ पढ़ के नहीं याद आ रहा है या सिम्टम पढ़ के, पर अगर आपको कौन से याद आएगा ना, तो एटलीस्ट आप कौन का रिवर्स कर लोगे और अपने आप एडिसन पे पहुंच जाओगे कि अच्छा इसमें ये है तो फिर एडिसन्स में ये था, ठीक है। इनका ना आपने, मैं फिर वही बोल रही हूँ, रट्टा बजाना है फटाफट फटाफट। ये चार्ट्स इसलिए होते हैं, और ये मेरे शॉर्ट नोट्स के चार्ट्स हैं जो मैंने अलग से बताए थे कि अब मुझे पता चल गया था कि कौन डिसीज़ में ये है, एडिसन डिसीज़ में ये है। अब इन्हें बार बार याद रखने के लिए कंपैरिजन, फटाफट कंपैरिजन। अब मल्टीपल सब्जेक्ट में आपका ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी बार बार, वो बन जाएगा ग्रिप, अपने आप याद हो जाएगा, कोई वो नहीं है। बट ये ना छोड़ना नहीं है आपने। अगर आप अभी भी सोच रहे हो आपने मेडिसिन नहीं स्टार्ट करी, कन्फ्यूजन, तो इनको एटलीस्ट पढ़ लो, और मेडिसिन आराम से निकल जाएगी। बहुत मेडिसिन में मत फंसना इस टाइम पे, ठीक है। पर ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनको मत छोड़ो। ऑलराइट, ये मैंने एक और छोटा सा चार्ट बनाया था, ठीक है। ये एक MCQ था, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया था कि बस मैं याद कर लूँ कि टाइप 2 में नॉर्मल रहता है और टाइप 1 में C पेप्टाइड डिक्रीज़ होता है, और टाइप 2 में नॉर्मल रहता है या बहुत लिटिल इंक्रीज़ होता है। बस ये एक MCQ था, मैंने एक MCQ में किया था, तो मैंने इसे लिख लिया था कि हमें, और ये हमारा मोस्टली फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, बट मैंने लिख लिया था। एक और ये देखेंगे हम कौन सा एडिशंस का है। देखो ये मैंने फिर लिखा हुआ बिकॉज भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एडिशंस में एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होता है कि 2 ये हो गए तो A से A कैंसिल, इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स में फिर वो इंक्रीज ही होगा, सिंपल सा। और फिर ये मैंने यहाँ पे फिर से एक ड्रग ऑफ चॉइस लिख दिया था स्पाइरोलैक्टोन, और यहाँ पे भी बस ऐसे ही है। इतना इतना सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, सिंपल सा उसका मीनिंग, उसके सिम्टम्स, उसका अगर कोई ट्रायड है स्पेसिफिक वो, और उसका ट्रीटमेंट, बस इतना इतना सा कर लो, क्वेश्चंस निकल जाएंगे। फिर ये एक 3 डिसीजेस थी, ये बहुत हर जगह में ना ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा था बार बार, बार्टर्स का, जेटलमैन का और लिटल्स का। तो बस इसका मेन जो था ना वो ये था कि हमें इतना पता होना चाहिए कि इसमें किस चीज़ का डैमेज होता है या किस में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर का होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट का, और इसमें इनएक डिफेक्ट होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, ठीक है। और ये सब, और कौन सा कहाँ पे होता है हमें पता ही है कि सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड हमारा असेंडिंग लूप ऑफ एनले में होता है, ठीक है, थिक पार्ट में। फिर ऐसे ही सोडियम क्लोराइड हमारा DCT में होता है और ये CD में होता है। तो ये मैंने एक छोटू सा चार्ट बनाया था कि ये याद रहे, क्योंकि ये ना नई थी मेरे लिए डिसीजेज। ऑनेस्टली मोस्टली मैंने नॉर्मल वाला पढ़ा हुआ था, बट ये वाला थोड़ा न्यू सा था, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब हम सबको किडनी का ये याद रहता है कि ये तीनों सिम्पोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं, तो बस हमें याद हो गया कि असेंडिंग लूप में बार्टर सिंड्रोम हो गया, DCT में हमारा जेटलमैन सिंड्रोम होता है और CD में हमारा लिटिल। ऑलराइट, ऐसे करके करोगे हो जाएगा, एक बारी करके देखो। ये नोट्स यूज़ कर लो, चाहे ये चार्ट्स यूज़ कर लो, बट ये कर लो, आराम से हो जाएगा। MCQ करके देखना, अपने आप सॉल्व होएंगे। ये एक और एड्रिनल ग्लैंड का छोटा सा चार्ट बनाया था मैंने, क्योंकि एक मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें पिगमेंटेशन की बात हुई थी, ठीक है। तो पिगमेंटेशन के लिए फिर मैंने ये चार्ट बनाया जिससे ईजी हो जाए कि पिगमेंटेशन प्राइमरी में ही होती है,
और उसका ट्रीटमेंट ये है। ये MCQ था तो मैंने ऐसे लिखा कि ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकूँ और याद रहे, ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आया तो इग्नोर करना, दूसरा चार्ट यूज़ कर लेना इफ़ यू वांट टू। कशिंग सिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बस मेनली ऐसे ही याद रखना। मुझे अभी भी याद है आशीष सर ने पढ़ाया था कि इसको बस इस तरह से याद करो, एक मोटा सा आदमी है, उसके पतले पतले हाथ पैर हैं, कि लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस लगता है इंसान का, कि वो मोटा सा लगता है, पेट से बहुत मोटा होता है, उसके वो पर्पल स्ट्राइज होते हैं बॉडी पे, और हाथ पैर एकदम पतले पतले से होते हैं, तो वो लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस बोलते हैं उसको। तो देखो उन्होंने ऐसे पढ़ाया था कि मुझे नहीं याद रह गई वो चीज़ें, तो आप पढ़ लो आराम से हो जाएगा। इसमें भी आपने यही करना है, क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, ये सब उसके सिम्टम्स ही हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल। ये मेरा क्वेश्चन आया था MCQ, एक्रोमेगैली और जाइजेंटिज्म। इसको आप कंपैरिजन बेसिस में पढ़ोगे तो बहुत आराम से याद रहेगा, ठीक है, पढ़ के देखो हो जाएगा। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसीज़ है ना, ये दोनों ये बहुत अच्छी सी हैं और ये बहुत कॉमनली पूछ लेते हैं MCQs में, ये इसलिए मैंने बहुत हाईलाइट किया था इसको और मैंने बार बार पढ़ा था। SIDH और डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये एक दूसरे का, और ये ना सारे वो डिसीज़ हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आपने एक याद करा तो दूसरा आप अपने आप समझ आ जाएगा इसमें ये है ये, तो इनको बाय हार्ट लर्न कर लो, ठीक है। ये मैंने छोटा सा चार्ट बनाया था, मुझे हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती थी छोटी छोटी सी, तो मैंने सिंपल से लैंग्वेज में लिख लिया था कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक, ठीक है। अगर किडनी रिलेटेड होगा तो उसमें ADH लेवल जो हमारा ब्रेन से आ रहा है वो नॉर्मल होगा और उसका ट्रीटमेंट थायराइड से, और अगर न्यूरोजेनिक होगा तो उसका ADH लेवल डिक्रीज होगा, उसका ट्रीटमेंट हम डेस्मोप्रेसिन देंगे। सिंपल, इतने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बस, ठीक है। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी, ये इतनी इम्पॉर्टेंट यूनिट है ना नेफ्रोलॉजी, ट्रस्ट मी, ये पैथो से भी आपका कवर करवाएगी और मेडिसिन से भी, और आपके 2 सब्जेक्ट के चीज़ सिलेबस कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर आपने एक जगह से पढ़ लिया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, ये बहुत इरिटेटिंग लगता है सबको, याद नहीं होता है, मेरे साथ भी यही था। मैंने बहुत बार पढ़ने की कोशिश करी, समझने की, पर मैं छोड़ भी नहीं पा रही थी बिकॉज मुझे था नहीं कुछ छूट ना जाए, तो मैंने ये चार्ट याद किया था सिंपल सा। अब हमें सबको पता है सोडियम लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, पोटेशियम कैल्शियम सबका स्पेसिफिक है, ठीक है। अब ये रेंजेस याद रह सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रहती तो कोई बात नहीं, बट मेन ये देख लो ना कि किसके कम बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आते हैं। ये MCQs है, ये वाला MCQ है, ठीक है ना, ये भी MCQ है, बस ये याद कर लो। रट्टा वाला है, चार्ट तो रटे जा सकते हैं बार बार डेली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनका ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अगर सोडियम हमारा 125 से कम हो जाएगा तो बंदे को सीजर आएंगे, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट हमें फटाफट क्या करना है, तो 3% सलाइन, ऑलराइट। या अगर पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो गया, हाइपरकलीमिया हो गया है, तो क्या हो सकता है, डायस्टोलिक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फटाफट कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। और ये सब ना जब आप प्रैक्टिस भी करने जाओगे, आप इंटर्नशिप करोगे तो वहाँ पे ये सब काम आता है, आप देखते हो कि अच्छा हाँ हमें पता है, तो ये आप पढ़ लोगे तो ये बेनिफिट करेगा इवेंचुअली, ऑलराइट। तो ये पढ़ लो, बहुत आसान है, इजीली याद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट ये चार्ट रख लो, यू नेवर नो, एकदम से वो क्वेश्चन में बता देगी पेशेंट है उसका हाइपरकलीमिया है ये वो, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या करेंगे, तो फटाफट से आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट बोल देना है। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इजी, बस रट जाओ, ठीक है। अब ये सबसे मुश्किल, सॉरी ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो गया है इंक, बट ये ना मुझे इतना इरिटेटिंग लगता था, एसिडोसिस और एल्कलोसिस में कुछ समझ ही नहीं आता था, फिर मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में अपने लिए ऐसे लिखा कि मुझे ये बस याद हो जाए। यहाँ पे भी ये मैंने छोटा सा लिखा था बिकॉज ये ना बहुत बार MCQs में आ रखा था, मुझे ये था कि ये मुझे समझना ही पड़ेगा, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ, ये आई गेस सर्जरी के क्वेश्चंस में भी कई बार आ रखा था, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया था कि कुछ भी नहीं तो मेरे को इतना पता होगा तो मैं इस बेसिस पे आंसर टिक कर दूंगी। तो आपको मैं बता देती हूँ, देखो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होगा, सिंपल, जब बॉडी से आपने वॉमिट करी तो आपने जो हमारे पेट में एसिड था, आयरन था, वो बाहर निकल गया, इजी लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत ईजी आपने वॉमिट करी, एसिड बाहर चला गया, तो बॉडी में क्या रह गया, सिर्फ बेसिक पार्ट, तो इसलिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, पेट में एल्कलोसिस हो गया।
ईजी, ठीक है। ऐसे ही जब किसी को डायरिया हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया, तो उसका बेसिक पार्ट आप कह लो HCO3 ये निकल गया बाहर बॉडी से, तो पेट में क्या बचा, उसके एसिड बच गया, तो वो हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मैंने याद करने के लिए ऐसे समझा था, इजी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करा ही नहीं खुद को, क्योंकि बहुत एसिड बेस बैलेंस में तो आप जितना डीप में जाते रहोगे ना आप, और अच्छा ऐसा ऐसा होता रहेगा। पर एट दिस पॉइंट अगर हमें ईजिली समझ आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये समझा था। और ये ना MCQ था, ये वाला मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायरिया वाला, ये एक पूरा क्वेश्चन था कि एक पेशेंट है, उसको इतने एपिसोड्स ऑफ डायरिया हो गया है ऐसे करके, और फिर नीचे ऑप्शन था मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन चारों में से एक चूज़ करना था, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चार्ट इसके लिए, सेम ऐसे ये रेस्पिरेटरी वाले के लिए भी है। ऑलराइट, जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब हो रहा है, तो उसमें ये था कि जब वो बंदा एक्सेस हाइपरवेंटिलेशन करेगा तब एसिडोसिस हो गया, एल्कोलोसिस कब होगा, तो ये चार्ट आप रट लो, हो जाएगा। बस इसके लिए ना इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के लिए, इन दोनों के लिए आप ये दो चीज़ याद कर लो। अगर आपको ये नहीं पता है, आपको नहीं याद होता है, तब ये आपके लिए है, ठीक है। अदरवाइज जिनको आता है वेल एंड गुड। ऑलराइट, नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पैथो में अगेन आएगा आपका, और ये चार्ट मैंने बनाया था याद रखने के लिए, बिकॉज मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी कि बस मुझे बाय हार्ट इनको रटना है, ठीक है। कि ये चार टाइप्स के हमारे किडनी स्टोन्स हैं, और स्पेसिफिक किस स्टोन में कौन सा अपीयरेंस दिखता है ये सब है, तो इसको रट जाओ बाय हार्ट कि किसका ऐसा है, कौन सा हेक्सागोनल है, कौन सा कॉफिन लिड शेप दिखता है, कौन सा एनवेलप है। बस ये रटने वाला चीज़ है, इसको बाय हार्ट याद कर लो। स्टोन्स को, स्टोन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि मैं इसको जितनी बार हाईलाइट कर दूँ ना मुझे कम लगता है, और ये मैंने बहुत बाय हार्ट पढ़ रखा है ये वाला। और स्पेशली ये जो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये टॉपिक, ये मेरे फादर को थी एक्चुअली प्रॉब्लम, तो मैं इससे तो इतना ज़्यादा रिलेटेबल हो जाता है, तो ये इसलिए मैंने बाय हार्ट याद कर रखी है। तो मैं आपको बोलूँगी कि इस चार्ट को ना आप ऐसे याद कर लो कि ये नहीं भूलना चाहिए। ये आपका पैथो में भी आएगा, पैथो एस्पेक्ट से, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या अपीयरेंस दिखता है, लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। और मेडिसिन में भी, अब वो किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा, हमें नहीं पता चलेगा कि ये मेडिसिन का है या पैथो का है, बट आपको समझ आ जाएगा कि ये नेफ्राइटिस, सॉरी ये ना नेफ्रोटिक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक ये दोनों इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि ये आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। और ये आप चेक करोगे ना तो पिछले अभी जैन वाले एग्ज़ाम में भी पूछ रखा था इसमें से एक टॉपिक, सो प्लीज़ इसको याद कर लेना। और ये मैंने ना छोटू सा चार्ट इसलिए ऐसे बनाया था जिससे कि मैं कंपैरेटिव बेसिस पे याद रख सकूं छोटा छोटा कि किस में कौन सा अपीयरेंस। ये जो अपीयरेंसेस है ना, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में दिखता है, इसमें हमें क्या दिखता है, ट्राम ट्रैक अपीयरेंस मेम्ब्रेनस पॉलीफ्रेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ये आप अपने नोट से भी पढ़ सकते हो, आप अपना चार्ट भी बना सकते हो। ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है कि आप इस तरह से चार्ट बना लो कि आपको बस पता होना चाहिए कि किस में कौन सा डिफेक्ट है और कौन से माइक्रोस्कोप में किसका क्या अपीयरेंस दिखता है, बस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये इम्यूनोलॉजिक माइक्रोस्कोप, ये दोनों में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीधा अपीयरेंस ही पूछ लेते हैं कि स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस दिख रहा है तो ये क्या होगा, आपको सीधा आंसर करना है फटाफट, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पढ़ लेना, छोड़ना मत। पाइलोनेफ्राइटिस और टीबी, ये टॉपिक, ये जो टीबी टॉपिक है ना, ये ऐसे कह सकते हैं कि 100% MCQ है, कि आप चाहे कुछ भी कर लो ये आएगा पेपर में। अब टीबी आपका माइक्रो में भी आ सकता है, आपका मेडिसिन में, आपका पैथो में, आपका सर्जरी में, ये हर चीज़ में है। तो आई गेस ये माइक्रो में प्रॉपरली पढ़ाया हुआ है, तो आप चाहे वहाँ से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ो, या जहाँ जहाँ है वहाँ से पढ़ लो, पर टीबी पढ़ लो आप। टीबी ना एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, वो चाहे टीबी मेनिंजाइटिस हो या फिर पेट का कोई टीबी हो या लंग्स का नॉर्मल आ जाए, कुछ भी होगा वो आएगा। तो आपने इसको पढ़ना है,
टीबी नहीं छोड़ना है, ठीक है प्लीज़। नेक्स्ट हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका ईएनटी में भी आएगा और ये इजी टॉपिक है बहुत, और ये पेपर में बहुत आराम से पूछ लेते हैं, तो इसको आपने पढ़ना है। ये आपका सर्जरी में भी आएगा, तो बहुत आसान है, इसको नहीं छोड़ना, इसको कर लेना है। ये वही टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो और आपको पढ़ लेने हैं, और आपके 4-5 जगह में और आएंगे, जिससे आपका रिविजन भी बार बार हो जाएगा। तो डरो मत इन टॉपिक से, इनको कर लो एक एक बारी, ठीक है। और चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप वीक ले लो कि आज एक वीक सिर्फ कार्डियो का टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेडिसिन की अगर बात करें, बाकी सब्जेक्ट आप पूरे दिन रिवाइज करो, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है। बट ऐसे कर सकते हो कि हाँ, अब रोज़ 1-1.5 घंटा कार्डियो पढ़नी है 7 डेज के लिए। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं बस ये वाले, कि इनका चार्ट ही रटना है बैठ के और कुछ नहीं करना, और उस चार्ट के कुछ एमसीक्यूज़ देखने हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ये आता है, ठीक है। ऐसे ही आपने फिर नेक्स्ट वीक दूसरा ले लो, नेक्स्ट वीक दूसरा ले लो यूनिट, और हो जाएगा। एचएलआरजिया कार्डिया, ये वाला ना जब मैं अपने टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी तो मैं आपको बता नहीं सकती, इसको मैंने इतना इम्पोर्टेंट बनाया हुआ था कि ये वाला मेरा क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। और मैंने जितना देखा ये हर पीवाईक्यू में था, ये हर पीवाईक्यू में था। और इसमें ना एक ही कन्फ्यूजन बताते थे हर जगह, कि हर कोई कन्फ्यूज हो जाता था, ये सीए इसोफेगस है, ये एचएलआरजिया कार्डिया। आपने बस यही पढ़ना है कि ये टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरे एग्ज़ाम में ये आया था क्वेश्चन, और मेरे को स्टिल कन्फ्यूजन हुई, वो ऐसी कुछ इमेज थी और मैं डाउट में थी कि ये सीए इसोफेगस है या एचएलआरजिया कार्डिया। और ये जब मैं घर में प्रिपेयर भी करती थी ना एमसीक्यूज, उसमें भी यही होता था कि मुझे लगता था सीए है और निकलता एचएलआरजिया कार्डिया था। और मैंने जितनी बार भी एमसीक्यूज की, हर बार यही हो रहा था, और एग्ज़ाम में सेम चीज़ आई। तो मैंने बोला अब चाहे ये सीए इसोफेगस ही हो, बट मैं आंसर एचएलआरजिया कार्डिया ही करूँगी, और टचवुड वो एचएलआरजिया कार्डिया ही था। तो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ पे कन्फ्यूजन से क्रिएट होती है ना थोड़ी बहुत, ये जानबूझ के वो टॉपिक भी डालते हैं, देते हैं। तो ये आता है, इसको ज़रूर पढ़ना है आपने, ये नहीं छोड़ना, ठीक है। ये इनके अपीयरेंसेस ये सब रेडियो में आएंगे, आपके कवर हो जाएंगे, पर ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना है आपने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरेट इसोफेगस छोटा सा टॉपिक है, कुछ इसमें बड़ा नहीं है, पर इसमें जब सिर्फ एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है बेरेट इसोफेगस में, कि कौन सा एपिथेलियम से कौन सा एपिथेलियम में चेंज हो रहा है, बस मेन, ठीक है। इसको याद कर लो, हो जाएगा, कुछ नहीं है। सिलेक्स प्रू बहुत प्यारा सा डिसीज़ है, सिंपल सा, कि वीट बार्ले ओट्स राय, बस आपको पता होना चाहिए ये 4 इसने खाए तो उसको प्रॉब्लम होगी। मोस्टली बच्चे का दे देते हैं कि उसको बहुत डायरिया हो रहा है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, ये वो, तो उसको हम जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें पॉजिटिव आएगा अगर वीट एलर्जी, तो उसे सिलेक्स प्रू, ईजी। ऐसे आपने छोटा छोटा पढ़ लेना है सिंपल वे में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, टाइम नहीं है इतना समझने बैठने के लिए डीप में, बेसिक पता होना चाहिए, और वो बेसिक सा ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़, ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर से मैं बोलूँगी, पैथो में भी है, उसमें भी है, इसको बस रट जाओ, ठीक है। स्पर्श सर ने, प्रीति मैम ने, सब ने अच्छे अच्छे निमोनिक्स बता रखे हैं, वे बता रखे हैं, बस इनको याद कर लो, और इनको कंपैरिजन बेसिस में याद करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। बस इसको रट जाओ, इसका कोई भी अपीयरेंस पूछ लेते, कुछ भी पूछ लेते, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। आसान मैं बोलती हूँ ना, ईजी टॉपिक, ये बहुत ईजी टॉपिक है, आपको इसको करना ही है, छोड़ना है ही नहीं। अगर आप इनको छोड़ के जाओगे ना तो आप खुद ही अपने नंबर छोड़ के आ रहे हो, वो वाला चीज़ है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ईजी। विल्सन्स डिसीज़, इसको भी ना मैं हमेशा यही सोचती हूँ, ये 100% MCQ क्वेश्चन है, गारंटी, ये आ ही जाता है हर बार। या तो इसको उसका कैटरेक्ट पूछ लेते हैं, विल्सन डिसीज़ का कैटरेक्ट दिखा के कि क्या है, या नॉर्मल इसका पूछ लेते हैं कि कौन सा जीन डिफेक्ट था, कि इसमें क्या होता है, और 1-2 सिम्टम्स पूछ लेते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं किसी को भी नहीं कहती कि ये टॉपिक आप नहीं छोड़ के जाओगे, ये मैं जिनको 100% MCQ बोल रही हूँ ना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बाकी पढ़ने आपने इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हेरिडिटरी बिलिरुबिनिया डिसीजेज हैं ये 4, गिलबर्ट, क्रिगलर नजार, डुबिन जॉनसन एंड रोटर डिसीज़, ठीक है। ये चारों हैं, इनको पढ़ना है समझ के, ज़्यादा डीप नहीं है, मोटा मोटा पढ़ना है बस, कि किस में किस चीज़ का डिफेक्ट है, ये लिखा है। मैंने छोटू से चार्ट बताया था कि मेरे को याद रहे। ये पैथो में भी आएगा, अगैन मैं बोल रही हूँ, और मेडिसिन में भी है, बहुत आसान है, इसको पढ़ लो, ये आसान है, मैंने वही चीज़ बताई है जो आसान है, ठीक है, आप ये कर लोगे, ट्रस्ट मी।
हेपेटाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ ही लेते हैं हल्का फुल्का सा, फिर लगता है यार ये आसान था, ये पढ़ लेना चाहिए था। तो ये मैंने लिखी थी कि मैं भूल ना जाऊँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती थी इसमें, तो इसको आप देख लेना अपने हिसाब से। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है आराम से, पैथो में पूछ लेते हैं, मेडिसिन में पूछ लेते हैं, सर्जरी में पूछ लेते हैं। इसको एक बार पढ़ लेना, इसके सिम्टम्स देख लेना और इसका ट्रीटमेंट मेन जो है। ऑलराइट, ये एस्ट्रोमिनोफेनोटॉक्सिसिटी, ये अच्छा सा टॉपिक है, इसको आपने सिर्फ समझ के पढ़ना है, ज़्यादा रट्टा करोगे कॉम्प्लिकेट करोगे, बस मेन पता होना चाहिए कि सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस हो जाता है इसमें, और एक ये इसका एंटीडोट ये है, वो भी विद इन 8 आवर्स में हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सा, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसका, सिंपल सिंपल। रूमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी टॉपिक। SLE सबको पता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है, पैथो के बेसिस से भी, माइक्रो मेडिसिन के बेसिस से भी, ठीक है। SLE में मेन आपने वही याद करना है कि क्या क्या दिखता है, वो उसका पूरा जो फोटोज़ होते हैं स्पेशली वो, ठीक है। सार्कोइडोसिस भी आपने पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया था तो मैंने शेयर किया है, ये सारी ना एंटीबॉडीज़ है कि किसकी कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो मैंने रट्टा मारने के लिए इसको रखा था यहाँ पे, यू कैन यूज़ इट इफ़ यू वांट, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा अभी ड्यूरिंग मेरी इंटर्नशिप एक पेशेंट थी, मुझे याद है, शी केम फॉर अ डिफरेंट कंप्लेन, उसका कंप्लेन था उसको एक्सेसिव उसका BP हो गया था, इट वॉज अराउंड 200 and 160 समथिंग, और वो अनकंट्रोलेबल हो रहा था। शी वॉज इन ICU और आई वॉज द इंटर्न हु वर पोस्टेड फॉर हर स्पेशली। माई सीनियर ही टोल्ड मी कि आपने इनका हर 15 मिनट्स में BP चेक करते रहना है एंड यू हैव टू कीप एन आई ऑन हर। सो आई वॉज सीइंग हर, एंड जब भी मैं उसका BP चेक करने जा रही थी, दैट लेडी वॉज सेइंग कि मैम मेरे फिंगर में यहाँ दर्द है, ये चोट सी लगी है, इसके लिए कुछ बता दो। तो आई मीन वो नहीं बोल रही थी स्पेसिफिकली, उसका जो हस्बैंड था वो मुझे बोल रहा था, और मुझे उस समय ये फोकस मेरा था उसके सिर्फ BP पे था, और मुझे हाथ पे ऐसा था कि हाँ ठीक है लगा लेंगे चोट पे, मैंने उसको ऑइंटमेंट वगैरह बता दी थी सिस्टर को बोल के। बट बाद में मैंने देखा कि वो जो उसका फिंगर था वो रेनॉल्ड्स फिनोमिना शो कर रहा था। यस, और वो मैंने फिर मेरे सीनियर को बताया कि ये तो रेनॉल्ड्स लग रहा है। फिर मैंने उस लेडी से उसकी प्रॉपर हिस्ट्री पूछी कि ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब उसने पूरा बताया कि हाँ विंटर्स में पहले वाइट्स होते हैं, नीले हो जाते हैं, फिर रेड बाद में होते हैं धीरे धीरे, फिर ये कई बार सड़ जाता है उंगली का टॉप। फिर उसको समझाया सब कुछ इसके बारे में, फिर उसके सारे टेस्ट हुए, सब हुआ, तो उसको डायग्नोस हुआ स्क्लेरोडर्मा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, MCQ में आ जाता है आराम से, कई बार ना इसका सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, और ये सारे सिम्टम्स तो मेन है ही इजीली, मतलब इसमें से ना ये वाला क्वेश्चन आया था शायद मेरे एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है, और ये पूछ रखा था एग्जैक्टली, पिंच्ड फीसिस, मैंने इससे बस फटक से आंसर निकाल लिया, स्क्लेरोडर्मा होगा। तो ये आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, इमेज देख लोगे, याद हो जाएगा, कुछ नहीं है बिग डील, इसमें इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये फिर मैंने एंटीबॉडीज़ लिख ली थी जिससे मुझे याद रहे, आप देख लेना अपने हिसाब से याद करने के लिए। हिमैट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी ये पूरा यूनिट ऐसी है ना कि ये 100% MCQ वाले की, इसमें से आना ही आना है, ठीक है। तो ये मैं आपको जब मैं पैथो की वीडियो बनाऊंगी अभी उसमें बताऊंगी, बट अभी मेडिसिन से इसको रहने दो। मैंने अपनी मेडिसिन में हिमैट को टच ही नहीं किया था, अनटचेबल थी हिमैट पोर्शन मेरा, मैंने हिमैट सिर्फ पैथो से ही याद किया सारा, और कुछ भी नहीं। तो आपको भी ये रिकमेंड करूँगी, आप हिमैट छोड़ दीजिए पैथोलॉजी से के लिए, ठीक है। पल्मोनोलॉजी, पल्मो मुझे ना हमेशा पसंद नहीं रही है, आई डोंट नो क्यों, पर मुझे नहीं, तो इसलिए मैं बताऊँगी वही जो इम्पोर्टेंट लगता है। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये पूछा जाता है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये चार्ट है रेस्पिरेटरी फेलियर। प्लूरल एफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बस पता होना चाहिए, और मोस्टली इसमें ना ज़्यादा कुछ पूछते ही नहीं है, वो इमेज आ जाती है हमें लंग्स वाली एक्सरे की, तो ये आपका उसमें ही जाएगा मोस्टली, ठीक है। और उसमें हमेशा ऐसे ये फील्ड होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फ्यूजन है, तो ये बहुत आसान सा होता है, ठीक है। ऐसे ही
न्यूमोथोरैक्स में भी दिख जाएगा, हाइड्रोथोरैक्स आपको पता चल जाएगा फोटो से। COPD, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, ये तीनों ऑलमोस्ट 100% MCQ वाले क्वेश्चन है। इन तीनों में से कोई एक आ ही जाता है, कई बार दोनों तीनों भी आ जाते हैं, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस तो बहुत बार आ चुका है, मतलब मेरे टाइम पे ये टॉपिक ऐसा था जो मैंने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है, मतलब एक ही टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से ही आ जाता था इधर उधर से। और एक मेरा फ्रेंड था, उसकी रिलेटिव में कोई था जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस था, तो उस वजह से मुझे और ये याद रहा। और इसका ना मोस्टली लंग्स का CT स्कैन की इमेज आ जाती है, तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की होती है स्पेसिफिकली। तो आपने ये याद कर लेना है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है, ठीक है, और इसको भी। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी ये यूनिट ऐसी है जहाँ सबको दिक्कत आती है, अब कोई कितना भी डिनाई कर ले बट आती है। और मेरा न्यूरोलॉजी खुद बहुत वीक कह सकते हैं था, काइंड ऑफ। तो मैंने सबसे आसान और सबसे बेस्ट ये किया। देखो न्यूरोलॉजी ना मुझे तब तक मुश्किल लगी है जब तक मैंने आजम सर से न्यूरोनॉटमी नहीं पढ़ी थी। जब उनसे न्यूरोनॉटमी पढ़ी उसके बाद जो मेरा क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर, एकदम एकदम क्लियर, उसके बाद मुझे इतना आसान हो गया न्यूरो पढ़ना, ट्रस्ट मी। तो जिनको जेन्युइनली थोड़ा पढ़ना है न्यूरो, वो आजम सर से एक बार ही न्यूरोनॉटमी पढ़ लेंगे तो उनको बहुत ईजी हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, टॉपिक है सॉरी, ये टॉपिक ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, मैं बोलूँ ये 100 ठीक है, ये 1000% MCQ है, ये आता ही आता है, ठीक है। EDH इसका इमेज आ जाएगा, SAD का इमेज आ जाएगा, मोस्टली इनकी ना इमेज ही दे देते हैं। और कई बार ऐसे स्टोरी बना देते कि पेशेंट है, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो उठा, हॉस्पिटल आया, फिर वो बेहोश हो गया और फिर वो एक्सपायर हो गया, कुछ भी। तो फिर उसमें उसे लूसिड इंटरवल बोलते हैं, और वो बहुत बार क्वेश्चन में दे रखा होता है, बस EDH होता है उसका आंसर। ऐसे SAD, SDH सॉरी, और SAH, ये तीनों बहुत 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 अच्छे से टॉपिक हैं, इजी से हैं। और आप इनको ऐसे समझ के याद करोगे ना डिफरेंट तो आराम से याद हो जाएंगे कि किस में कौन सा अपीयरेंस दिखता है, बहुत आसान। और मेरे फादर एक्सपायर ही इससे हुए थे, SDS से। तो ये तो मुझे, मेरा आप समझ सकते हो कि ऐसा पेट टॉपिक है जो मुझे याद ही रहता है बाय हार्ट। तो ये टॉपिक मत छोड़ना आप लोग, ठीक है प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। बस याद कर लेना कि किस में कौन सी स्पेशल आर्टरी डैमेज होती है, इसमें ब्रीचिंग वेन्स होती है, इसमें सर्कुलोविलियर आर्टरी होता है। इजी, ठीक है ये। और हाँ, ये टॉपिक आपका सर्जरी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, फोरेंसिक सब में है, और रेडियो में तो है ही ऑफ कोर्स। तो ये मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट, इन तीनों को पढ़ लेना, सॉरी इन चारों को ही, ठीक है, ये आराम से आ जाते हैं। और पार्किंसनिज्म का ना मोस्टली सिम्टम्स पूछ लेते हैं, ये है, उसका ऐसा वॉक है, ऐसा गेट है, इजीली पता चल जाएगा। अल्जाइमर्स में भी यही है। और इनका मोस्टली डिफेक्ट वगैरह देख लेना कि किस में क्या डिफेक्ट रहता है, इसका डिस्ट्रॉफिन जीन्स है, बहुत बहुत ईजिली पूछ लेते हैं, आसान सा है। इन चारों को पढ़ लेना मेन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो है इन्फेक्शन का चार्ट मैंने फ़ोटो दिया है, ये है हमारा मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस कोई भी पूछ सकते हैं, वो TB का, मोस्टली TB का आ जाता है, बट ये मेनिंजाइटिस आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये आराम से आ जाता है और इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये लास्ट यूनिट थी हमारी, पर मैं लास्ट टाइम आपको बोलना चाहती हूँ, फिर भी मेडिसिन का अप्रोच आपने यूनिट वाइज रखना है, उससे आपको क्लैरिटी होती रहेगी कि आपका कितना कवर हो गया, कितना आपको आता है, कितना नहीं आता। और उसमें भी अब आपने ये करना है, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ना, उनको आपने कंपैरेटिव बेसिस पे पढ़ना है। कंपैरेटिव पे पढ़ोगे तो आपको 10 टॉपिक से 5 टॉपिक बन जाएंगे और आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आप भूल भी गए तो आपको दूसरे टॉपिक के बेसिस पे वो थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा कि उसमें ये था तो इसमें अपोजिट होगा। ट्रस्ट मी, आराम से हो जाएगी मेडिसिन, इसको कर लेना। और जो मैंने 100% MCQ बोले हैं ना, हो सकता है 5%, 2%, 1% की ना आए 100% MCQ इन टॉपिक से जिनका मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, पर जो 95, 99% चांसेस है उसको मत जाने देना। कि अगर तुमने नहीं पढ़ा, नहीं फोकस करा और वहाँ ये आ गया, फिर तुम्हें फील होगा यार मुझे पता था, मुझे कर लेना चाहिए था, और ये चीज़ ना मुझे मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं
अगर पता लग रहा है ना थोड़ा भी, तो ये कर लो, ठीक है। ये टॉपिक्स तुम कर लोगे तो तुम्हारी मेडिसिन आधी कवर हो जाएगी। अब वो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा कुछ, छोटी छोटी डिटेल बहुत कुछ है, वो तो हम नहीं कर सकते सब इतनी जल्दी कवर। उसके लिए टाइम लगता है, उसको याद करना पड़ता है, बार बार मेमोराइज करना पड़ता है, वो डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। पर एट दिस पॉइंट जो जो चाहते हैं कि मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ी जा सकती, तो एटलीस्ट ये जो सुपर इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं इनको पढ़ लो, ठीक है। जो मैंने एक्सट्रीमली हाईलाइट किए हैं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाकी जो सब टॉपिक मैंने बोले हैं कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको कंपैरेटिव बेसिस पे चार्ट बना के ना बस रट लो। और जो लोग सोच रहे हैं मेडिसिन छोड़ने की या कुछ भी, उनके लिए तो स्पेशली मैं बोलूँगी अब ये चार्ट्स रट जाओ बस। वहाँ आप वर्ड देखते ही कैच कर लोगे, आपका आराम से काम हो जाएगा। बोलने में बहुत आसान लगेगा कि आसान होता है पेपर, पर इजी होता है अगर अच्छे से और टेक्निक से पढ़ोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो कुछ हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। इफ़ इट डज, गिव मी अ थम्स अप और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़। एंड अगर आप लोगों को ये सारे मेरे चार्ट्स की पिक्चर्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर दूँगी। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ो मेडिसिन, छोड़ के मत जाना, इजी है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।